हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आप सबको नमस्कार। वेलकम टू द आसान बैच ऑफ फिजिक्स नेविगेटर, जहां पे आपको फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, बहुत अच्छा पढ़ाया जाएगा, बहुत ही बेस्ट और क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा। मैं आप सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं कि आप सब कैसे हैं और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। पहले से तो 11th चल ही रहा है और ये मैं 12th स्टार्ट आज करने वाला हूँ। बताइए कैसा लग रहा है आप लोग को। आज मैं 12th स्टार्ट करने वाला हूँ और आप लोग के लिए 12th लेकर आया हूँ और मैं धमाल मचाने वाला हूँ आपके लाइफ में। फिजिक्स को बहुत आसान बना दूंगा आपके लिए, मतलब ऐसा बना दूंगा कि आपके नस नस में फिजिक्स दौड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू दैट व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। डू यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the static charges and the particulars that are produced from static charges. What are the things that are produced from static charges? Three things in our syllabus which we have to study in electrostatics, which are produced from electric charges, electric static charges. The first one electric force, the second one electric field, and the third one electric potential. So now look at what I am telling. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखा जाए जहाँ तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ना, ये इसमें दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये टू वर्ड्स कनेक्टिंग दिस सिंगल वर्ड। फर्स्ट वन इलेक्ट्रिक एंड द सेकेंड वन स्टैटिक्स। इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड स्टैटिक मीन्स रेस्ट। मीन्स वी कैन से दैट स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस at rest is called इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन ये डिफिनेशन जो है सफिशिएंट नहीं है इसके लिए। ये जो डिफिनेशन है सफिशिएंट नहीं है। जो एनसीईआरटी में डिफिनेशन दिया हुआ है वो कैसा डिफिनेशन है, आइए देखते हैं उसको और उसको बहुत अच्छे से समझेंगे हम। एनसीईआरटी में डिफिनेशन दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसा ब्रांच है, मतलब देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी है किस चीज़ का, तीन चीज़ों का स्टडी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जो कि प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की स्टडी है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस। अब भैया स्टैटिक चार्ज क्या है? स्टैटिक चार्ज जो है ना, ऐसा चार्ज जो रेस्ट में हो। स्टैटिक चार्ज क्या है? स्टैटिक चार्ज मतलब चार्ज एट रेस्ट, मतलब ऐसा चार्ज जो रेस्ट में हो। जैसे मान लो कि एक चार्ज है, एक मार्कर जो है चार्ज है, ये चार्ज है, और ये चार्ज जो है मतलब ये मार्कर जो है एक चार्ज है। इस चार्ज को मैंने अपने हाथ पे रख दिया। अब ये जो है इससे प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, इससे प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और यही इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी जो है उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसी को हम डील करने वाले इस चैप्टर में। अब जहाँ तक देखा जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये दो चैप्टर में बटा हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक सिंगल चैप्टर नहीं है। क्लास 12 सिलेबस के अनुसार ये दो चैप्टर है। देखा जाए तो ये दो चैप्टर है। दो चैप्टर कौन कौन से हैं? दो चैप्टर है। एक पहला चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, एंड द सेकेंड वन हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पहला इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स एंड सेकेंड वन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब देखा जाए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, तो स्टडी तो करनी है इन तीनों चीज़ों के बारे में पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, जो कि पैदा होता है तो स्टैटिक चार्ज से, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो चार्ज है और फील्ड्स है, इसमें हम लोग को दो चीज़ पढ़ना है। एक पढ़ना है इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में,
इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, और जो दूसरा पढ़ना है इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ना, आप इसमें पढ़िएगा इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो होता है K/Q1/Q2/R², जो कूलम्ब्स लॉ से आएगा। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स दूसरा पढ़ना इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। और इलेक्ट्रिक फील्ड में आप पढ़िएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वो होता है KQ/R²। ये पढ़िएगा आप इसमें, समझ रहे हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको मतलब डिटेल में पढ़ना है, और इलेक्ट्रिक फोर्स को डिटेल में पढ़ना है। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में आप पढ़िएगा, ठीक है ना। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस क्या पढ़िएगा आप, दो ये पढ़ लिए, दो चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो दो टॉपिक है आप ये इस चैप्टर में पढ़ लिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में। तो रेस्ट बचा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो आप इसमें पढ़िएगा। आप इसमें पढ़िएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, और कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर के बारे में। तो ये दो टॉपिक्स हैं वो पढ़िएगा इस चैप्टर में, और ये दो टॉपिक्स है इस चैप्टर में पढ़िएगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जहाँ तक देखा जाए तो उसको V से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है KQ/R, ठीक है। तो चलते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर। तो मैं पहला चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। अब इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स मैं पहले पढ़ाऊंगा, उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप सब हमको ये बताएं कि आप चैप्टर पढ़ना क्यों चाहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वाई यू वांट टू स्टडी दिस चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप जवाब दीजिएगा कि ऑफ कोर्स सर, हमको मार्क्स लाना है इसीलिए हमको पढ़ना है, हमको अपने एग्जाम को क्रैक करना है, ये हमारी ज़रूरत है, ये हमारे एग्जाम की ज़रूरत है इसलिए पढ़ना है। ठीक है, चलो मैं मानता हूँ कि ये ज़रूरत है इसलिए पढ़ना है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ भी है जिसको जानना ज़रूरी है, जो मार्क्स से बढ़कर होता है। मार्क्स से बढ़कर क्या है, देखा जाए तो कुछ नेचुरल फिनोमेना है और कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बिना अधूरा है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ना हो तो नेचुरल फिनोमेना भी नहीं होंगे, और वो मतलब आर्टिफिशियल चीज़ें बन भी नहीं पाएंगी और काम भी नहीं कर पाएंगी। जैसे मैं कैसे, आपको मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जो लाइटनिंग होती है ना वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बेस्ड है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एप्लीकेशन है लाइटनिंग। अब लाइटनिंग होता है तो कैसे होता है, मैं आपको ऊपरी ऊपरी समझा देता हूँ कि लाइटनिंग, तो ज़्यादा डिटेल में इसके नहीं जाना है, लेकिन आपको बता देता हूँ कि लाइटनिंग होता है तो कैसे होता है। जब भी थंडर स्टॉर्म होता है तो क्या होता है, बादल होते हैं, एक बादल हुआ दूसरा बादल हुआ, दोनों के बीच में रेजिस्टेंस पैदा होता है। अब उस रेजिस्टेंस की वजह से दोनों क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, और चार्ज होने के बाद वो दोनों बन गए कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब चार्ज होने के बाद कंडक्टर्स बन गए तो क्लाउड्स हो जाते हैं चार्ज, उसके बाद वो बन जाते हैं कंडक्टर, और कंडक्टर बनने के बाद जहाँ तक देखा जाए वो कंडक्टर बन गए बादल, और अर्थ जो है वो भी गुड कंडक्टर है, अर्थ भी गुड कंडक्टर है और बादल भी गुड कंडक्टर है, जिसके चलते क्या होता है, मतलब बादल और अर्थ के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेशन की वजह से लाइटनिंग प्रोड्यूस होता है। तो इसके ज़्यादा अंदर डिटेल में नहीं जानना है, बस इतना जान लेना है कि यहाँ लाइटनिंग होता है तो कैसे प्रोड्यूस होता है, बस इतना ही, बस सुन लीजिए, बस आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, ये कोई सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब मैं दूसरा बताऊँ, दूसरा जो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, दूसरा एप्लीकेशन है वो है वेन डी ग्राफ जनरेटर। अब वेन डी ग्राफ जनरेटर आपको पढ़ना भी है, मैं आपको पढ़ाऊँगा उसको, मतलब वो तो सिलेबस से बाहर हो गया है, लेकिन वेन डी ग्राफ जनरेटर मैं आपको थोड़ा सा ज़रूर पढ़ाऊँगा, ठीक है, समझाने के लिए कि सच में वेन डी ग्राफ जनरेटर वर्क कैसे करता है, और आप थोड़ा सीख लीजिएगा तो आपको मतलब अच्छा लगेगा इसको सीखने के बाद। देखिए होता क्या है, वेन डी ग्राफ जनरेटर जहाँ तक बताऊँ तो एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है वेन डी ग्राफ जनरेटर। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम इसको ऐसे टच करते हैं, इसको यहाँ पे ऐसे टच करते हैं, और इसको क्या होता है, एक मतलब इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है टच करने के बाद। तो जो भी एक्सेस चार्ज होता है वो भी कंडक्टर होता है, हमारा बॉडी भी कंडक्टर है। जैसे हम उसको टच करते हैं, जो भी एक्सेस चार्ज होता है, एक्सेस चार्ज वो आकर इकट्ठा हो जाता है हमारे बॉडी में, और बॉडी में कहाँ इकट्ठा होता है, शार्प पॉइंट में। हमारे बॉडी में जहाँ भी शार्प पॉइंट होगा वहाँ पे जाके इकट्ठा होगा, क्योंकि चार्ज की प्रॉपर्टी है कि चार्ज को शार्प पॉइंट पसंद है। जैसे बेबी को बेस पसंद है वैसे चार्ज को शार्प पॉइंट पसंद है, जैसे बेबी को बेस पसंद है वैसे चार्ज को शार्प पॉइंट पसंद है। तो चार्ज को शार्प पॉइंट पसंद है। जब मैं आपको पढ़ाऊँगा कि एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और बहुत टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तब आपको समझ में आएगा कि चार्ज को सच में शार्प पॉइंट क्यों पसंद है। जहाँ भी शार्प पॉइंट अपने बॉडी में मिलेगा वहाँ पे चार्ज जाके इकट्ठा हो जाता है। तो जैसे ही हम लोग वेन डी ग्राफ जनरेटर को ऐसे पकड़ते हैं ना, वो क्या होता है, थोड़ी देर रुकने के बाद ना वो सारा जो एक्सेस चार्ज होता है हमारे बॉडी में आता है, और हमारे जो हेयर्स होते हैं ना, बॉडी के कहीं भी हेयर्स हो उसके क्या उस पर जाकर इकट्ठा हो जाता है। इसीलिए कभी कभी देखिएगा कि जस्ट वेन डी ग्राफ जनरेटर को जैसे ही हम टच करते हैं, टच करने के बाद अगर इंसान मतलब बिफोर देखा जाए तो अगर उसका बाल ऐसे था, मस्त बाल ऐसे था, इस इंसान का बाल ऐसे था,
तो आफ्टर क्या हो जाएगा, आफ्टर टच करने के बाद क्या हो जाएगा, टच कर दिया तो उसका बाल जो है ना ऐसे खड़ा हो जाता है। ये होता क्यों है, ये क्यों होता है, ऐसे ऐसे बाल खड़ा क्यों हो जाता है? ऐसे बाल खड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि जो भी एक्सेस चार्ज होता है वो जाकर क्या होता है, वो जाकर सारा जो होता है इकट्ठा हो जाता है शार्प पॉइंट पे, और इकट्ठा होने के बाद एक दूसरे को रिपेल करता है, इसीलिए ऐसे पूरा बाल उड़ जाता है। मैं आपको इसका लाइव मतलब इसका एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। जाकर आप सर्च कीजिएगा गूगल पे वेन डिग्राफ जनरेटर मिस्टर बेन की एक कॉमेडी है, उसमें आपको पता चल जाएगा इसको देखकर, मिस्टर बेन वेन डिग्राफ जनरेटर, इतना सर्च कीजिएगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको 2 एप्लीकेशन बता दिया कि एक लाइटनिंग, दूसरा वेन डिग्राफ जनरेटर, और तीसरा मैं बताऊं तो जितने भी लेजर और इंकजेट प्रिंटर्स हैं, टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स आपने पढ़ा था कंप्यूटर में कि लेजर प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है। अब ये लेजर और इंकजेट प्रिंटर जितने भी सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक से बेस्ड है, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के ये काम करेंगे ही नहीं। और चौथा जो हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। जो भी यहाँ पे ड्रॉपर्स होंगे, जो मतलब 2-3 साल से ड्रॉप ले रहे हैं नीट के, उनको पता होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता कहाँ है, कि होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एक ऐसा डिवाइस है जो एयर को फिल्टर करता है, और इसको बहुत डिटेल में हम लोग को पढ़ना भी था इन्वायरमेंटल इशू चैप्टर में बायोलॉजी में, लेकिन इसको डिलीट कर दिया गया दुर्भाग्यवश। नहीं तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, जिसमें बहुत कुछ जानने को हम लोग को मिलता था। ठीक है, तो चलिए ये आपको मैं बताया एप्लीकेशन, जिसकी वजह से हम लोग को मतलब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसको हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के बारे में समझेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है, अब देखा जाए जहाँ तक, तो मान लीजिए कि ये एक ये जो बताते हैं आपको, ये एक सुंदर कन्या है। एक सुंदर कन्या है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जिसका नाम है चिंकी। ठीक है, जिसका नाम चिंकी है। ठीक है, और ये एक लौंडा है, शैतान सा लौंडा है, समझ रही हो ना। ये शैतान सा लौंडा है एक, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जैसे मैं इसका बाल बना दूँ, मैं आ जाओ, इसका नाम है मुन्ना। ये है चिंकी और ये है मुन्ना। ठीक है, अब देखो होता क्या है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। फ्लो होना किस चीज़ का, इलेक्ट्रिक चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो कहाँ से हो रहा है, चिंकी से मुन्ना में हो रहा है। मतलब ये जो चिंकी है ये चार्ज जो है पास कर रही है मुन्ना को, मतलब करंट दे रही है मुन्ना को, समझ रहे हो ना। ये जो चिंकी है वो चार्ज दे रही है मुन्ना को। तो ये एक बॉडी है, ये मान लो बॉडी है, एक बॉडी है, और ये बॉडी बी है, तो हम क्या बोलेंगे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम चिंकी टू मुन्ना, या फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो इसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है, इसको डिफाइन ऐसे किया जा सकता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू another body is called इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो सिंपल है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इसको डिफिनेशन समझना था बहुत अच्छे से। मैंने आपको और डायग्राम बना के क्लियर कर दिया कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब होता है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज का ट्रांसफर होना, उसी को बुलाता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए, इससे पहले नोट कीजिए, मैं फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलता हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू मेक यू लर्न अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप सबसे कि मास क्या होता है। आप सब बता सकते हैं कि मास क्या होता है, व्हाट इज मास, बता सकते हैं तो ठीक है, आप अपने दिमाग में रखिए क्या होता है मास। आप ज़्यादातर डिफिनेशन क्या देंगे मास का, हाँ जो मास का डिफिनेशन जो मतलब जनरल तरीके से देते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। लेकिन देखिए मैं आपको एक दूसरा डिफिनेशन बताने वाला हूँ, और मैं आपको एक सरप्राइज करने वाला हूँ सच में कि ऐसा भी डिफिनेशन हो सकता है और मास को ऐसे कनेक्ट किया भी जा सकता है। तो आइए देखते हैं।
मैं टॉपिक देता हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि यही पढ़ाने वाला हूँ आपको। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जहाँ तक देखा जाए तो ये बेस है, इस चैप्टर का बेस है। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज आपको समझ में नहीं आया डिटेल में तो इस चैप्टर को आप समझ नहीं पाएगा। कि जहाँ देखिएगा अभी से लेकर 7 चैप्टर्स तक, 12th के फर्स्ट 7 चैप्टर्स तक उसमें चार्ज से बस मतलब चार्ज से खेलना है। तो समझ लीजिए कि 2 से 3 लेक्चर तो मैं आपको इलेक्ट्रिक चार्ज समझाने में लगाऊंगा, पूरा डिटेल में कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, बेस बनाऊंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट ले जाऊँगा। तो पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मास क्या होता है। पहले मास के बारे में आप जानो, मास क्या होता है भैया, ये मास क्या होता है। ठीक है, मास ये होता है कि आप बोल सकते हो कि क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी, कंटेंट इन अ बॉडी मतलब किसी भी बॉडी में जितना मैटर है उसको बोलेंगे हम मास। जैसे मेरा बॉडी है, आपको मैं दिख रहा हूँ, इतना सुंदर सा, इतना ब्यूटीफुल सा चेहरा आपको दिख रहा है, कि मतलब जितना भी मेरे बॉडी में, मेरा बॉडी देखिए आप, मतलब जितना भी मेरे बॉडी में जितना भी मैटर भरा हुआ है उसी को मास बोलेंगे। जितना आपके बॉडी में मैटर भरा हुआ उसी को मास बोलेंगे। तो उसी को बोलेंगे कि क्वांटिटी ऑफ मैटर, मतलब अमाउंट ऑफ मैटर जो है आपके बॉडी में, उसी को मास बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो डिफिनेशन है ये ओल्ड डिफिनेशन है। ये हम लोग मतलब क्लास 6, 7 मतलब 8, 9, 10 में मतलब ऐसे डिफिनेशन पढ़ते थे। लेकिन अभी तो हम थोड़े से बड़े क्लास में चले गए हैं, क्लास 12th में, क्लास 11th पढ़ चुके हैं, क्लास 12th में। तो उसके अनुसार हम देखें तो मास का डिफिनेशन होता क्या है। अब देखो मास का डिफिनेशन जहाँ तक देखा जाए ना, तो इसको दूसरे तरीके से कैसे दिया जा सकता है। मास को कनेक्ट कीजिए आप ग्रेविटेशनल फोर्स से। कैसे कनेक्ट करेंगे देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत मतलब सरप्राइज हुएगा इसको जानकर। मास क्या होता है, मास को आप कह सकते हैं कि मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। मास एक प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की। मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्चू ऑफ विच इट अप्लाइज एंड एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, देखिए इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से पढ़िए कि मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, मतलब मास क्या है, किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है, बाय वर्च्यू ऑफ इट, जिसके वजह से वो अप्लाई भी करता है, मतलब इट यहाँ पे मास को रिफर कर रहा है। मास अप्लाइज एंड एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब मास जो है मतलब एक प्रॉपर्टी है बॉडी की जो अप्लाई भी करता है ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्सपीरियंस भी करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। फील आया, नहीं आया, कुछ नहीं आया होगा दिमाग में, आइए यहाँ पे बोर्ड पे देखिए, मैं आपके नस नस में घुसा देने वाला हूँ कि सर ये मास का डिफिनेशन होता क्या है, और इसी से कनेक्ट करके आपको इलेक्ट्रिक चार्ज भी समझाऊंगा बहुत अच्छे से। देखिए मास क्या होता है, देखिए जैसे मैं बता दूं तो ये मान लीजिए ये जो है ये अपनी प्यारी सी चिंकी है। ठीक है, प्यारी सी चिंकी है, और ये जो है अपना एक खूंखार सा मुन्ना है, गुंडा सा मुन्ना। ठीक है ना, ये अपना मुन्ना भाई है, मुन्ना भाई MBBS। देखो ना मुन्ना भाई MBBS, बहुत अच्छी मूवी है, उसको देखना। वो एक चिंकी से प्यार करता है, ठीक है ना। अब उसी का कैरेक्टर मैं यहाँ पे उठाया हूँ, एक मुन्ना है और एक चिंकी है। अब इन दोनों में देखा जाए तो ये दोनों का मास होगा कुछ, हाँ भैया मास होगा, इसका कुछ मास होगा, इसका कुछ मास होगा। ठीक है, अब मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। और आपको पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स होता है जो लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग लगता है। ये लाइन ज्वाइनिंग है, इसके अलॉन्ग लगेगा, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लगेगा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लगेगा। मान लीजिए ये चिंकी है तो अपना FC लगाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये मुन्ना है तो ये FM लगाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो FC होगा ना वो FM के बराबर होगा। आप ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़े होंगे। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये जानना नहीं है कि ये बराबर होगा कि नहीं, मुद्दा ये जानना है कि सच में ये डिफिनेशन कह क्या रहा है। तो ये कुछ मास है इसके पास, मान लो कि इसके पास मास होगा, मास कितना होगा, स्मॉल m होगा। इसके पास भी कुछ मास होगा, इसके पास मास कितना होगा, इसका मान लो कैपिटल M होगा। ठीक है, इसका कुछ मास कैपिटल M होगा। ये फोर्स लगा रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है हमेशा अट्रैक्टिव होता है, तो एक दूसरे की तरफ लगेगा। मतलब ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, मतलब दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ आना चाहते हैं अट्रैक्ट करके। ये भी कहती है कि मैं आ रही हूँ, ये कह रहे मैं भी आ रहा हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं भी आ रहा हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं भी आ रहा हूँ, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। किस फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से दोनों एक दूसरे की तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, आना चाहते हैं। तो ये डिफिनेशन जो है ये मतलब इस चीज़ को कैसे सेटिस्फाई करता है। अब देखो इस डिफिनेशन को बहुत अच्छे से समझना। लिखा हुआ कि मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, तो एक बॉडी है चिंकी, मास इसका प्रॉपर्टी है, एक बॉडी है मुन्ना, मास इसका प्रॉपर्टी है। ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से इट अप्लाइज, ये जो मास है ये अप्लाई करता है ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्सपीरियंस भी करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। चिंकी जो है
मुन्ना पर FC फोर्स अप्लाई कर रही है और FM फोर्स एक्सपीरियंस भी कर रही है अब देखो यहाँ पे कहना क्या चाहता है ये, यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है इसको बहुत अच्छे समझे आप कि चिंकी जो है मुन्ना पर FC फोर्स अप्लाई भी कर रही है और FM फोर्स एक्सपीरियंस भी कर रही है। अपने बॉडी के ऊपर कितना इसको फोर्स लग रहा है, FM फोर्स लग रहा है। FM फोर्स अब एक्सपीरियंस भी कर रही है और FC फोर्स अप्लाई भी कर रही है। वैसे ही सिमिलर मतलब क्या, मतलब डिफरेंस सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, कि मास क्या होता है, मास होता है प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अप्लाइज एंड एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अप्लाई भी कर रहा है और एक्सपीरियंस भी कर रहा है। मतलब अप्लाई भी कर रही है, कौन सा फोर्स अप्लाई कर रही है, FC फोर्स अप्लाई भी कर रही है और FM फोर्स एक्सपीरियंस भी कर रही है। मतलब FM फोर्स जो है मुन्ना के द्वारा लगाया जा रहा है चिंकी पे, तो FM फोर्स जो है इस पर क्या हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है। FM फोर्स इस पे आके लग रहा है और FC फोर्स है ये जो अप्लाई कर रही है, ये चिंकी अप्लाई कर रही है मुन्ना पर। वैसे ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कि मुन्ना चिंकी पर FM फोर्स अप्लाई भी कर रहा है और FC फोर्स एक्सपीरियंस भी कर रहा है। आप इस चीज़ को बहुत गहराई से समझे, इतना डिटेल में कोई नहीं जाता ऐसे समझाने के लिए। हिंदी में लिख के समझा रहा हूँ। आज आपको जिस लैंग्वेज में समझ में, हिंदी में, भोजपुरी में, इंग्लिश में, मैं वैसे समझाऊंगा। मैं ज़्यादा मतलब कोशिश करता हूँ कि ठेठ भाषा में समझाऊँ कि आपको चीज़ें आपके अंदर जाएँ, आपको समझ में हर एक चीज़ समझ में आए आपको, मतलब कि ऐसे क्या हो रहा है। चिंकी जो है मुन्ना पर ये फोर्स FC फोर्स है मुन्ना पे अप्लाई कर रही है, मतलब मुन्ना की तरफ इस फोर्स से मुन्ना को अट्रैक्ट कर रही है। कौन, FC फोर्स से मुन्ना को अट्रैक्ट कर रही है और FM फोर्स से मुन्ना जो है इस पे मतलब इसको अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब FC फोर्स इस पे लगा रही है, FM फोर्स इस पे लगा रहा है, लेकिन इस पे जो फोर्स लग रहा है वो FC लग रहा है, इस पे जो फोर्स है FM लग रहा है, और FC और FM दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, तो आया समझ में कि क्या होता है। चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट आपको मैं बताऊँगा कि मास से रिलेट करके इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। अब आइए नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का मैं वैसे ही डिफाइन करूंगा जैसे मैं आपको मास का डिफाइन किया था। मास को कैसे डिफाइन किया था, मास को डिफाइन किया था कि मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अप्लाइज एंड एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स। वैसे ही सेम डिफिनेशन इसका है, मतलब सिमिलर डिफिनेशन ऐसा है, सेम नहीं। देखो आप, इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच it applies and experience gravitational electromagnetic force। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स अलग, मैग्नेटिक फोर्स अलग। मतलब एक प्रॉपर्टी है बॉडी की जो अप्लाई भी करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स और एक्सपीरियंस भी करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स। आया समझ में? आपको समझ में? इसका डिफिनेशन बस ऐसे ही समझिए, मैं आपको इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि जब आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, आप मैग्नेटिज्म एंड मैटर को पढ़ लीजिएगा, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि सच में इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डिफिनेशन है मैं बताना क्या चाहता हूँ। खूब मतलब अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। ठीक है, देखिए इसको रिप्रेजेंट किस चीज़ से किया जाता है। चार्ज को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? चार्ज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से, दोनों से कर सकते हैं आप। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए यूनिट क्या है। यूनिट देखा जाए तो एक होता है अपना SI यूनिट ऑफ चार्ज। SI यूनिट जो चार्ज का होता है वो होता है अपना कूलम्ब। अब मैं आपको बताऊं तो 1 कूलम्ब इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, मतलब 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या ESU को बोला था स्टेट कूलम्ब, या इसका दूसरा भी नाम है फ्रैंकलिन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो होता है 1 कूलम्ब इज इक्वल टू होता है 1/10 EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। यहाँ पे ESU क्या था? यहाँ पे ESU क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट।
EMU क्या है यहाँ पे? EMU है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब देखो नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज मैं आपसे पूछूं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। शुरू में थोड़ा थ्योरी चलेगा, थोड़ा सा मतलब बोर मत होइएगा। क्वेश्चंस जो है मतलब इस क्लास के बाद आएंगे। आज मैं थ्योरी ही पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि थ्योरी ही है, अभी इलेक्ट्रिक चार्ज में थ्योरी ही है, इसके बाद क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बोरिंग फील ना करें और अच्छे से इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ें। मैं आपको इंटरेस्टिंग बना भी रहा हूँ इस चैप्टर को। देखिए आप, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है फ्रैंकलिन होता है। और मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि फ्रैंकलिन का जो दूसरा नाम है, मतलब फ्रैंकलिन का 2 नाम और भी है, स्टेट कूलम्ब या ESU। आप इसे बोल सकते हैं ESU बोलो या स्टेट कूलम्ब। स्टेट कूलम्ब मतलब सबसे छोटा जो यूनिट है चार्ज का वो होता है मतलब फ्रैंकलिन, ठीक है। अब सबसे बड़ा यूनिट क्या है? जब छोटा तो पढ़ लिया तो बड़ा ही पढ़ना पड़ेगा। तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज वो होता है फैराडे। माइकल फैराडे के नाम पे दिया गया है, फैराडे, FARADAY। आपको पता होना चाहिए 1 फैराडे में होता है 96500 कूलम्ब। 1 फैराडे छोड़ो 96500 कूलम्ब, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा यूनिट मैंने आपको बता दिया कूलम्ब होता है। 1 कूलम्ब में 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को दूसरा स्टेट कूलम्ब भी बुलाता है, उसके फ्रैंकलिन भी बुलाता है। 1 कूलम्ब में 1/10 EMU होता है। EMU होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है फ्रैंकलिन। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है फैराडे, ठीक है। अब देखा जाए नेक्स्ट जो देखा जाए, चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्या? स्केलर क्वांटिटी। क्यों है? अब चार्ज स्केलर क्वांटिटी क्यों है भैया? चार्ज स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। स्केलर क्वांटिटी कौन होता है? जिसके पास बस मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। तो स्केलर क्वांटिटी है तो आपको पता होना चाहिए जो भी स्केलर क्वांटिटीज़ होते हैं। आपने वेक्टर एडिशन और स्केलर एडिशन में क्या पढ़ा था कि वेक्टर एडिशन का कुछ अलग ही अलजेब्रा है और स्केलर एडिशन का कुछ अलग ही अलजेब्रा है। तो स्केलर क्वांटिटी वो होते हैं जो फॉलो करते हैं सिंपल अलजेब्रा को, सिंपल अलजेब्रा को। सिंपल अलजेब्रा का मतलब क्या हुआ कि जो सिंपली हम लोग करते हैं ना, जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास 4 kg मास है, वहाँ पे 2 kg मास है, वहाँ पे 3 kg मास है, तो मैं बोलूँ टोटल कितना मास है अगर देखा जाए तो 4 kg + 2 kg + 3 kg ऐसे जोड़ दिया जाएगा तो हो गया सिंपल अलजेब्रा। तो वही होता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ समझ में, आप इतना नोट करें, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ, आप पहले इसे नोट कीजिए। नाउ लुक नेक्स्ट व्हाट आई एम टेलिंग। नेक्स्ट अगला देखो, अगला मैं क्या बताने वाला हूँ आपको। अगला ये है कि 2 काइंड्स ऑफ चार्जेज होते हैं। 2 काइंड्स ऑफ चार्जेज होते हैं। मतलब 2 काइंड्स ऑफ चार्जेज ही बोल सकते हो आप, या इसे बोल सकते हो मतलब 2 काइंड्स ऑफ चार्जेज नहीं बोलो, इसे 2 काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन बोलो। चार्जेज नहीं, इलेक्ट्रिफिकेशन बोलो। 2 काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन बोलो। 2 काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब 2 टाइप का इलेक्ट्रिफिकेशन होता है। इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन होता है। देखो आप, पहला जो होता है वो होता है लाइक चार्जेस जनरली रिपेल ईच अदर, ठीक है। लाइक चार्जेस जनरली रिपेल ईच अदर। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे जनरली क्यों लगाया, यहाँ पे हमको मस्ट क्यों नहीं लगाना चाहिए था। मैं मस्ट लगाता तो मतलब सबके लिए जितने भी मतलब लाइक चार्जेज हैं वो एक दूसरे को रिपेल ही कर देंगे, लेकिन मैं यहाँ पे जनरली लगाया मतलब मोस्ट ऑफ द लाइक चार्जेज जो होते हैं ना, अपने मतलब आपको रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। लेकिन यहाँ पे क्यों? जैसे देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये क्या करेगा, प्लस जो है आपने मतलब पास नहीं आना चाहेंगे। जैसे मैं लड़का और लड़का कभी देखे होगे लड़का को शादी करते हुए एक साथ में, नहीं कभी नहीं देखे हो। कभी देखो आप लड़की को एक साथ में शादी करने होते हुए, या लड़की से अट्रैक्ट हो जाए या लड़का से अट्रैक्ट हो जाए। आपने देखा क्या है, मतलब आम जीवन में क्या देखा है आपने? जनरली आपने क्या देखा, मोस्ट ऑफ द केस में क्या देखा है कि लड़का लड़की से शादी करेगा और लड़की लड़का ऐसे ही शादी करेगी। मतलब दोनों जो है मतलब अपोजिट चार्ज होंगे, अपोजिट पोलरिटी के, तभी पास आ सकते हैं। अगर ये मान लीजिए निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तब आएगा पास में, तब कहेगा ठीक है चलते हैं, आते हैं तुम्हारे पास। ये भी कहेगा मैं भी आती हूँ, ये भी कहेगा मैं भी आता हूँ। मतलब दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, दोनों में बॉन्ड बनेगा। स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, वो बात की बात है, समझ रहे हो ना। बाद में ब्रेकअप भी हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ क्या। जैसे मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, लेकिन आएंगे किस हिसाब से? दूसरे हिसाब से आएंगे, समझ रहे हो ना। लेकिन अगर उस हिसाब से आते हैं तो दोनों एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है सेम पोलरिटी के चार्ज है। ये भी मेल है तो ये भी मेल है, ये भी फीमेल है तो ये भी फीमेल है, समझ रहे हो। लेकिन अगर ये मेल और फीमेल हो तो पास आना लाजमी है, दोनों पास जरूर आएंगे। वैसे ही ये चार्ज में लगता है
देखिए लाइक चार्ज है जनरली रिपेल जाता, ये दोनों एक दूसरे को कहेंगे भाग जा, ये दोनों पास में नहीं आएंगे। जैसे माइनस माइनस है, ये भी कहेंगे तू भी भाग जा, तू भी दूर भाग, मतलब रिपेल कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक नोट लिखता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे मैं जनरली जब लिखती हूँ कि जनरली रिपेल ही चाहता, लाइक चार्जेस जो होते हैं जनरली रिपेल करते हैं एक दूसरे को, समझ रहे हो ना। मतलब कुछ ऐसा केस होगा जहाँ पे लाइक चार्जेस अट्रैक्ट भी करते होंगे, वो एक केस होता है। बट यहाँ पे लिख सकते हैं बट लाइक चार्जेस मे अट्रैक्ट ड्यू टू इंडक्शन, मे अट्रैक्ट, रीजन है इसका इंडक्शन। मैं आपको इंडक्शन पढ़ाऊंगा, चार्ज में इंडक्शन, तब समझ में आएगा कि मैं ये लाइन क्यों लिखाऊँ। बट लाइक चार्जेज मे अट्रैक्ट ड्यू टू इंडक्शन, मतलब लाइक चार्जेज भी हैं, अट्रैक्ट भी कर लेते हैं। जैसे मैं देखते हो ना मतलब क्या होता है जनरली, तो मतलब जो लाइक चार्जेज होते हैं लड़का लड़का या लड़की लड़की, मतलब एक दूसरे के पास नहीं आते हैं। लेकिन ऐसा क्या, अगर लड़का लड़की हो तभी एक दूसरे के पास आता है। लेकिन अगर कभी कभी देखने को ये भी मिल जाता है, मतलब हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से, कि लड़की लड़की भी शादी कर लेती हैं, लड़का लड़का भी शादी कर लेते हैं। अब इंडिया में लीगल भी हो गया, ये लीगल भी हो गया इंडिया में, समझ रहे हो ना। तो ये क्या होता है, ये हार्मोनल डिसबैलेंस के चलते होता है अपने समाज में हार्मोनल डिसबैलेंस, इसी के चलते बना हुआ LGBTQI, L से लेस्बियन, G से गे, B से बाइसेक्सुअल, Q से क्योर, I से इंटरसेक्सुअल, समझ में आया ना। मतलब ये बना हुआ है, क्यों बना हुआ है, इसी चीज़ के चलते मतलब बना हुआ है, और ये लीगल भी कर दिया गया इंडिया में। तो वैसे ही है, जैसे समाज में मतलब ये हार्मोनल डिसबैलेंस का केस निकल जाता है, वैसे ही मतलब ये जो चार्जेज हैं, मतलब इसमें भी डिसबैलेंस का केस निकल जाता है। इसमें भी कुछ लाइक चार्जेज होते हैं, दोनों अट्रैक्ट हो जाते हैं, कहते हैं कि हम लोग पास आएंगे ही, समझ में आ रहा है ना, मतलब अट्रैक्ट हो जाते हैं। और मैं एक बात आपसे बोलूँ कि अगर मतलब आप लोगों को लगता हो कि मैंने कुछ गलत बोल दिया हो इस चीज़ को लेकर, तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। ऐसा कोई बात नहीं है, मतलब किसी समाज को चोट पहुँचाने का मेरा मतलब वो मानसिकता नहीं है, समझ रहे हो ना। मैं ऐसे ही बताया आपको कि सच में हार्मोनल डिसबैलेंस जो होता है ना, जिसके चलते LGBTQI का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट बी नंबर क्या, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज हमेशा अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखो जितना भी मतलब अनलाइक चार्जेस होगा, लड़का लड़की या लड़की लड़का, वो हमेशा अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। कभी भी लड़की लड़के से दूर भागी नहीं सकती है, लड़का लड़की से दूर भागी नहीं सकता है, मतलब दोनों चाहेगा कि हम बॉन्ड बना लें, समझ में आ रहा है ना। अब देखो अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, जैसे माइनस है और प्लस है, ये कहेगा पास मेरे आओ ना, ये भी कहेगा पास मेरे आओ ना, दूर ना मुझसे जाओ ना, मतलब दोनों एक दूसरे के पास आना चाहेंगे, मतलब अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्ट करना चाहेंगे दोनों, समझ में आ रहा है। मतलब दो काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन होता है। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब दूसरा हुआ, चार्ज का मतलब दूसरा हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ दो टाइप का चार्ज होता है, टू टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज और इलेक्ट्रिफिकेशन में बहुत फर्क है। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब ये होता है लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज, यही इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ। अब टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, एक होता है अपना पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है अपना निगेटिव चार्ज। और ये देखा जाए कि पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज नेम जो दिया था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ नोट करके कि पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज नेम वाज गिवन बाय बेंजामिन नेतन्याहू, नहीं भाई बेंजामिन नेतन्याहू नहीं, बेंजामिन फ्रैंकलिन, वही फ्रैंकलिन थे जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है ना फ्रैंकलिन, वही फ्रैंकलिन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट आपको मैं फिर ले चलता हूँ आपको, पहले इसे नोट करें आप। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है देखिए आप। जैसे मैं लिखता हूँ एक पॉइंट में कि इलेक्ट्रिकली कहीं चार्ज लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकली चार्ज मतलब ऐसा वर्ड लिखा हुआ आ जाए या इलेक्ट्रीफाइड लिखा हुआ आ जाए, इलेक्ट्रीफाइड, इसका मतलब ये होता है कि चार्ज जो है जीरो नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ चार्ज जो है प्रेजेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बी नंबर, अगर कहीं लिखा हुआ आ जाए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल या अनचार्ज्ड, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल या अनचार्ज लिखा हुआ आ जाए, या लिखा हुआ आ जाए आपके पास मतलब नलीफाइड, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो चार्ज है जीरो है।
मतलब इसमें चार्ज प्रेजेंट होगा, इसमें चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, अगर ऐसा वर्ड लिखा हुआ है तो ये एनसीईआरटी के लाइन्स है और एनसीईआरटी का जो मतलब ये वर्ड्स हैं, और एनसीईआरटी का वर्ड्स अगर आप छोड़ते हैं तो समझ लीजिए आपको दिक्कत होगा, कहीं भी अगर फंसा दिया किसी भी क्वेश्चन में देकर तो आप वहाँ पे फंस जाइएगा, ठीक है। इसलिए इन वर्ड्स को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब देखिए मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, एग्जिस्ट विदाउट मास, मतलब चार्ज जो है बिना मास का एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, बस मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। अब देखिए मैं इसको समझाता हूँ। देखिए जहाँ तक बात है कि मैं भी एक मास हूँ और आप भी एक मास है, जरूरी है कि हम लोग चार्ज हैं नहीं है, लेकिन हम लोग एग्जिस्ट तो कर रहे हैं। मैं भी मास हूँ लेकिन चार्ज नहीं हूँ, तो मैं एग्जिस्ट तो कर रहा हूँ, मतलब मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, चार्ज मेरे पास नहीं है लेकिन एग्जिस्ट कर रहा हूँ। लेकिन कोई भी बॉडी आप देखिए जिस पे चार्ज होगा बिना मास का चार्ज हो ही नहीं सकता है, मास होगा तभी चार्ज होगा उस बॉडी पे। अब बताइए कोई भी चीज़ जिस पे चार्ज हो लेकिन उसका मतलब जिस पे चार्ज हो लेकिन उसका मास नहीं हो, कोई भी ऐसा बॉडी है ही नहीं, तो चार्ज जो है बिना मास का एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो उसका मास जरूर होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि किसी बॉडी पे मास है तो उस पर चार्ज ही होगा। मतलब चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बस बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। समझ में आया ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि देखिए अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि वन चार्ज्ड एंड अनदर अनचार्ज्ड बॉडी कैन अट्रैक्ट, अनचार्ज्ड बॉडी कैन अट्रैक्ट। अब इसका रीज़न क्या है, कैसे भाई? एक जो चार्ज बॉडी है, जैसे मान लो कि एक चार्ज बॉडी है, जैसे इसे प्लस 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 और प्लस चार्ज है, और ये अनचार्ज है, मान लो कि ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब अनचार्ज्ड, और ये क्या है, चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अब इस पर चार्ज है, इस पर चार्ज नहीं है। अब मैं बोलूँ ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो नहीं करेंगे कि नहीं? हाँ करेंगे, अट्रैक्ट कैसे करेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स से करेंगे। मान लो कि ये चार्ज है लेकिन इसके पास कुछ मास तो होगा ना, m, इसके पास कुछ m डैश होगा, ठीक है ना। अब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कैसे कर सकते हैं? मतलब एक चार्ज है और दूसरा अनचार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कैसे करेंगे? ये हो सकता है अट्रैक्ट एक दूसरे को ऐसे करें कि इन दोनों के बीच में लग जाए, मतलब इन दोनों के बीच में क्या लग सकता है? एक लग सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि दोनों के पास मास है भैया, और जहाँ मास होता है वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता है। दो मासेस के बीच में लगता है Gm1m2/r², तो Gm1m2 बटे इन दोनों का डिस्टेंस r² लग जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके चलते क्या होगा, इधर अट्रैक्ट होगा ये, इधर अट्रैक्ट होगा ये, मतलब एक ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा किस चीज़ से? बाई, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बाई, मतलब किन चीज़ों से अट्रैक्ट होंगे ये? बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरे इनमें कौन सा फोर्स लग जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1m2/r²। अब दूसरा किस चीज़ से अट्रैक्ट होंगे ये? दूसरा अट्रैक्ट होंगे इंडक्शन से। आपको इंडक्शन पढ़ाऊंगा मैं, चार्ज में इंडक्शन क्या होता है मैं आपको ऊपरी बता देता हूँ कि चार्ज में इंडक्शन क्या होता है। देखिए जब कोई भी, जैसे मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, ये न्यूट्रल है। क्या है ये कंडक्टर? कैसा है? न्यूट्रल है। अब इसके पास क्या करते हैं ना, दूसरे स्टेप में क्या करते हैं कि यहाँ पास इस कंडक्टर के पास, ये जो कंडक्टर है इसके पास क्या करते हैं हम, एक मतलब चार्ज रॉड ला देते हैं। मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्या होता है ना, इसके जो कंडक्टर के जो चार्ज होते हैं ना, इसमें पोलरिटी क्रिएट हो जाता है। ये प्लस जो है इधर माइनस को अट्रैक्ट करके इधर कर देता है और प्लस इधर आ जाता है, समझ रहे ना, प्लस इधर आ जाता है। तो ये अट्रैक्शन हुआ कि नहीं, मतलब निगेटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्शन हुआ कि नहीं? तो किस चीज़ का हुआ? ये तो पहले न्यूट्रल था भैया, लेकिन चार्ज के आने की वजह से इसमें पोलरिटी क्रिएट होगा, मतलब ये माइनस चार्ज अट्रैक्ट हो गया प्लस चार्ज से, इसीलिए उसके पास चला गया, बेवफा हो गया उसके पास जाकर, समझ रहे हैं ना। मतलब ये बेवफा सिस्टम है, चार्ज में इंडक्शन को बेवफा सिस्टम बोला जाता है, समझ रहे हो ना। और ये डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो मैं आपको चार्ज में इंडक्शन पढ़ाऊंगा तब आगे आपको आकर समझ में आने वाला है, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए चार्ज। तो चलिए आज का क्लास बस इतना ही हुआ, और मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ लास्ट में कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहें। बहुत मतलब जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा मतलब बेस्ट और क्वालिटी कंटेंट है, उसको आप पढ़ें। और आपको अगर अच्छा लगता है तो कमेंट भी कीजिए, जिससे मेरा मतलब उत्साह बढ़ता है थोड़ा सा, क्योंकि कमेंट देखता हूँ तो उत्साह बढ़ता है। जहाँ तक बात है कि कैमरे के सामने बोलना एक थोड़ा सा टफ वर्क होता है, समझ रहे हैं ना। तो आप कमेंट लिखिएगा तो थोड़ा सा हमको मज़ा आता है कि कमेंट पढ़ने के बाद थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ इनर्जेटिक फील होता है मुझको, समझ रहे हैं ना। थोड़ा मोटिवेट फील करता हूँ अपने आप को। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कैमरे के सामने पढ़ा रहा हूँ लेकिन उधर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा तो अजीब लगेगा हमको। तो ठीक है, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, आपको अगर लग रहा है कि मैं आपके लायक पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कोई,
कोई भी चीज़, समझ रहे हैं ना। तो उसको शेयर भी कीजिए दूसरे क्योंकि दूसरे का भी भला हो, समझ रहे हैं ना। और मैं आपको इतना गारंटी ज़रूर दिलाता हूँ कि मैं आपको ऐसा पढ़ा दूंगा ना कि जिस दिन चैप्टर आप बीतेगा ना, उस दिन आप कहिएगा कि सच में आपने कुछ मतलब गेन किया है यहाँ से, कुछ नहीं बहुत कुछ गेन किया है। तो चलिए आपको मैं शुक्रिया बोलता हूँ, थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरा क्लास देखा। और आप आज कोई DPP नहीं दूंगा, ठीक है, कि आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, दुरुस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, लाजवाब रहें, बेमिसाल रहें। और मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छे से इसको पढ़िए, इसको पढ़ने के बाद कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होगा जो छूटेगा। तो चलिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।